फ्रेंड्स, रिसर्च मैथडोलॉजी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। सबसे पहला क्वेश्चन होगा अपना, सामाजिक शोध से आप क्या समझते हैं। सामाजिक शोध से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक समस्याओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना और उनका समाधान सुझाना सामाजिक शोध कहलाता है। तो इसमें क्या आएगा? सामाजिक घटनाओं, समस्याओं, अंतः संबंधों, प्रक्रियाओं आदि को समझने, मतलब कोई भी समाज से संबंधित समस्या, घटना या आपसी संबंध है उनको समझने व उनके सत्यापन तथा सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए जिन व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे सामाजिक शोध या अनुसंधान कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधियों से समझना और उनका विश्लेषण करना सामाजिक शोध कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक शोध की परिभाषा दीजिए। या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सामाजिक शोध को परिभाषित कीजिए। तो उसमें आपको कोई एक डेफिनेशन, एक परिभाषा लिखनी है। तो व्हाइटने ने कहा है, समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। कुक के अनुसार किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही शोध है। इसका मतलब किसी समस्या के संबंध में पूरी वस्तुनिष्ठता और ईमानदारी के साथ उनकी सच्चाई का पता लगाना सामाजिक शोध कहलाता है। सामाजिक शोध का उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक शोध का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो विषय से संबंधित ज्ञान अर्जन करना है। तो सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना है। और ये कैसा ज्ञान? सैद्धांतिक ज्ञान। इसी ज्ञान के आधार पर सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य वास्तविकता का पता लगाना तथा सामाजिक घटनाओं, समस्याओं को क्रमबद्ध और निष्पक्ष रूप से समझना है। इसका मतलब सामाजिक शोध का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना और सामाजिक समस्याओं और सामाजिक घटनाओं को निष्पक्ष होकर वस्तुनिष्ठता के साथ उनका विश्लेषण करना और उनको समझना है। सामाजिक शोध का महत्व क्या है? तो इसका सबसे पहला महत्व ज्ञान का विकास करना है, ज्ञान अर्जन करना। उसी ज्ञान के आधार पर जब ज्ञान अर्जन होगा किसी विषय से संबंधित, तो अज्ञानता और अंधविश्वास अपने आप समाप्त होगा। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य ज्ञान के विकास में सहायक है। दूसरा, अज्ञानता और अंधविश्वास मिटाने में सहायक है। और सामाजिक कल्याण, इससे समाज की समस्याओं के बारे में हमें पूरा जानकारी हासिल होती है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन समस्याओं के समाधान भी सुझाए जा सकते हैं। और विघटनात्मक तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करने भी सामाजिक शोध का महत्वपूर्ण योगदान है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कोई 2 या 3 महत्व आप इसमें लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है अपना, सामाजिक शोध की समस्याओं को बताइए। मतलब समाज शास्त्र में जब हम शोध का कार्य करते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहला लिख सकते हैं हम, सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता। मतलब सामाजिक घटनाएं हैं वो परिवर्तनशील है, उनकी प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए एक बार हमने शोध कार्य किया, दूसरी बार वो घटना अलग रूप में हमारे सामने आ जाएगी, वो समस्या अलग रूप में हमारे सामने आएगी। तो इससे कोई सार्वभौमिक निष्कर्ष या नियम नहीं निकाले जा सकते। अवधारणाओं की अस्पष्टता। और दूसरा इसका, समाजशास्त्र में जब हम शोध का कार्य करते हैं तो एक हमारे सामने अवधारणाएं हैं वो भी स्पष्ट नहीं है। अवधारणाओं की अस्पष्टता का मतलब है किसी भी अवधारणा का सभी पूरे समाज के या सभी लोगों के सदस्यों उसे एक अर्थ में नहीं लेते हैं। वस्तुनिष्ठता की समस्या, क्योंकि जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, जो शोध करता है, वो जिन समस्या से लेकर शोध करता है कहीं न कहीं वो भी उससे जुड़ा हुआ है, उसके विचार, मूल्य, आदर्श उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो अपने आप को पूरी तरह से उससे तटस्थ नहीं रख सकता। मतलब सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। घटनाओं के सुनिश्चित माप का अभाव। सामाजिक शोध का विषय है वो सामाजिक संबंधों या सामाजिक घटनाओं से है, उन पर हम शोध का कार्य करते हैं जो कि अमूर्त है, जिनको न देखा जा सकता है न उन घटनाओं को मापा जा सकता है। तो जिनको देखा नहीं जा सकता और जिनको मापा नहीं जा सकता, उनमें शोध जब का कार्य करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है। मतलब उसमें वस्तुनिष्ठ या फिर निष्पक्ष अध्ययन हो पाना एक बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो किन्हीं 2 इसके महत्व या सामाजिक शोध की समस्याओं का वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं आप। सामाजिक शोध के उद्देश्य बताइए। तो 2 प्रकार के उद्देश्य है, सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यावहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक शोध का तात्पर्य ज्ञान अर्जन करना है, और व्यावहारिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक जो समस्या है उनका समाधान करना। अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट करें। तो देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लिखेंगे, अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है।
रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब पुनः, सर्च का मतलब खोजना, अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है पुनः खोज करना, मतलब किसी भी विषय से संबंधित दोबारा खोज करना या पहले जो सिद्धांत है उनकी जांच करना। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की समस्या से क्या तात्पर्य है? देखिए, वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य अर्थ होता है निष्पक्षता। तो सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की समस्या कैसे रहती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठता का अर्थ है निष्पक्षता। सामाजिक शोध में शोधकर्ता जिन घटनाओं या समस्याओं का अध्ययन करते हैं वह कहीं न कहीं इन घटनाओं से संबंधित होते हैं, और साथ ही इनके अपने मूल्य, विचार, आदर्श एवं भावनाएं भी होती है, और ये अपने आप को अध्ययन विषय से एकदम से अलग या तटस्थ नहीं रख पाते, जिससे सामाजिक घटनाएं एवं समस्याओं का अध्ययन करते समय उनके स्वयं के मूल्यों, विचारों का भी वर्णन कर देते हैं, जिससे शोध में वस्तुनिष्ठता की समस्या का सामना करना पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जब सामाजिक समस्याओं का शोध करता है तो जो शोध करता है वो भी तो उसी समाज से संबंधित है, वो उन समस्याओं से संबंधित है। उस शोधकर्ता के खुद की रुचि, मूल्य, आदर्श होते हैं जो कि उस समस्या से, उस शोध से जुड़े हुए होते हैं, और व्यक्ति पूरी तरह से तटस्थ रहकर उनका अध्ययन नहीं कर पाता। इसका मतलब समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता, पूर्णतः वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। समाजशास्त्र, सामाजिक शोध की प्रकृति बताइए। देखिए, सामाजिक शोध की प्रकृति नंबर 1 तो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होने का तात्पर्य है कि इसमें वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात इसकी जो दूसरी प्रकृति में हम लिखेंगे, सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज इसमें की जाती है। मतलब नए तथ्य, नए सिद्धांतों की खोज की जाती है। जो पुराने सिद्धांत थे उनका सत्यापन किया जाता है भी वो आज के संदर्भ में सही है या नहीं, या इसमें किसी तरह के सुधार की आवश्यकता है। सांख्यिकी विश्लेषण, सामाजिक शोध में सांख्यिकी विश्लेषण भी किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, तो आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। सामाजिक शोध के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। अब सामाजिक शोध के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए, या कोई 2 चरण बताइए, कोई 3 चरण स्टेप इसके अंदर आपको बताने हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सारे पॉइंट आपको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, कोई 2 या 3 आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले सामाजिक शोध का जो सर्वप्रथम चरण है वो समस्या का चयन करना है, भी किस समस्या, किस विषय पर हम शोध का कार्य करेंगे। उसके पश्चात उस विषय से संबंधित जितने भी पुस्तकें हैं, जितने भी शोध साहित्य हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे ताकि उस समस्या से संबंधित हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। इकाइयों को परिभाषित, उसके पश्चात हमारे शोध कार्य के अंतर्गत जो जो इकाइयां हैं उनका हम परिभाषित करेंगे, उनका अर्थ बताएंगे। उपकल्पनाओं का निर्माण भी हम करेंगे। उपकल्पनाएं का अर्थ क्या होता है भी शोध विषय से संबंधित अपने ज्ञान के आधार पर पहले से ही कोई कल्पना कर लेना, उनके समाधान के बारे में पहले से ही कोई काल्पनिक विचार अपने मन में ले आना, वो उपकल्पना कहलाता है। इसके पश्चात शोध कार्यक्रम का चुनाव, भी शोध का हम कार्य करते हैं तो उसके एक चयन की प्रक्रिया होगी, वो कौन सी होगी, उसके स्टेप कौन कौन से होंगे। तो शोध विषय का प्रारंभिक ज्ञान, सबसे पहले तो जिस विषय पर हम शोध करना चाहते हैं उसके बारे में हमें प्रारंभिक ज्ञान, मतलब उसके बारे में नॉलेज हमें होना चाहिए। विषय के चुनाव में हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि विषय जो है वो न तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए और न अध्ययन का क्षेत्र है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सके, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि जिस पर शोध करके हम वो निष्कर्ष है वो सामान्यकरण या बहुत सारे लोगों या समूहों पर लागू न कर सकें। शोध इकाइयों की व्याख्या, इसके पश्चात जो जो शोध इकाइयाँ, जैसे ग्रामीण आ गया शब्द तो हमें बताना है भी ग्रामीण का तात्पर्य क्या है। शहरी आ गया, शहरी का तात्पर्य क्या है। जैसे महिलाएं शब्द आ गया तो महिला का मतलब कौन सी एज ग्रुप की जो स्त्रियां हैं उनको महिलाओं की कैटेगरी में लेंगे। तो भावी कठिनाइयों और चुनौतियों का बोध, एक शोध कार्यक्रम के अंतर्गत हमें आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। और पद्धतियों का चुनाव भी, हमें कौन से डाटा कलेक्शन के लिए या विश्लेषण के लिए किन पद्धतियों का प्रयोग करना है। हमें आगमन या निगमन पद्धति का प्रयोग करना है, हमें एक प्रश्नावली, अनुसूची, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करना, ये पहले से ही डिसाइड कर लेना पड़ता है। तो शोध कार्यक्रम के चुनाव में इन चरणों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक शोध में प्राकल्पना या फिर उपकल्पना का क्या अर्थ तात्पर्य है। देखिए, प्राकल्पना को हम परि प्लस कल्पना भी कह सकते हैं, चारों ओर की कल्पना करना। इसका मतलब किसी समस्या से संबंधित चारों ओर के ज्ञान के आधार पर
उस समस्या के समाधान की कल्पना करना, समाधान के बारे में सोचना और उसी कल्पना को आधार मानकर शोध के कार्य में आगे जब बढ़ा जाता है तो उसको परिकल्पना कहा जाता है। और जो जो हम शोध के कार्य में आगे बढ़ेंगे उस परिकल्पना की जांच भी होती जाएगी, भी हमारा जो अनुमान था, वो जो अंदाज़ा था, वो सही था या नहीं था। ये चाहे सही हो चाहे गलत हो, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कोई न कोई नई चीज़ सही है तो हमारी वो भी एक नई खोज होगी, और सही नहीं है तो भी एक नई खोज होगी। तो उपकल्पना एक कार्यवाहक विचार होता है जो शोध का क्षेत्र निर्धारित करके शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करता है। यह काल्पनिक और मौखिक सिद्धांत होता है जिसे शोधकर्ता पूर्व ज्ञान के आधार पर बनाता है, मतलब अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो एक उसने सिद्धांत बनाया है काल्पनिक कल्पना के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, वही उपकल्पना कहलाता है। और उसी के सहारे शोधकर्ता है वो अध्ययन क्षेत्र में आगे बढ़ता है। अतः इससे शोधकर्ता को अध्ययन में सहायता मिलती है। तथ्यों के वर्गीकरण एवं सारणीयन से आप क्या समझते हैं? देखिए, विभिन्न विधियों से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक सूचनाओं का बहुत बड़ा ढेर होता है अपने पास। उन सूचनाओं को तब तक उनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने के लिए उनका विश्लेषण करना पड़ता है, और जब तक उनका वर्गीकरण और सारणीयन नहीं किया जाएगा उनका विश्लेषण संभव नहीं है। तो वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि सूचनाओं के ढेर को उनकी समानता और असमानता के आधार पर या किसी एक विशेष गुण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास सूचनाओं का एक ढेर पड़ा है, उस सूचनाओं के ढेर को हमने लैंगिक आधार पर दो भागों में बांट दिया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। शिक्षा के आधार पर दो भागों में बांट दिया, शिक्षित और अशिक्षित, तो ये वर्गीकरण कहलाएगा। इसी तरह से हम उनको आयु ग्रुप में भी बांट सकते हैं, जाति और धर्म के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो वर्गीकरण किसी भी गुण के आधार पर संकलित सूचनाओं को अलग अलग भागों में बांटना उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। और फिर उन वर्गीकृत जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को तालिकाओं में दिखाना क्या कहलाता है? सारणीयन कहलाता है। तो बिखरी हुई अव्यवस्थित संकलित सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है, सारणीयन। अब वर्गीकृत दो भागों में बांट दिया, जैसे मेल और फीमेल, ये दो भाग हमने जो बनाए हैं मेल और फीमेल, ये तो कहलाएगा वर्गीकरण। अब इसमें कितने मेल है कितने फीमेल है, इस हिसाब से यदि हमने इसमें टेबल के अंदर इसको यदि हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? सारणीयन कहलाएगा। इसका मतलब वर्गीकृत सूचनाओं को विभिन्न तालिकाओं और विभिन्न सारणियों में तार्किक रूप से सजाना, तार्किक का मतलब क्रमबद्ध रूप से सजाना, वैज्ञानिक रूप से सजाना सारणीयन कहलाता है। सामाजिक शोध में तथ्यों के संकलन के लिए कौन कौन से स्रोत है? देखिए, ऐतिहासिक स्रोत है और क्षेत्रीय स्रोत है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सामाजिक शोध में तथ्य संकलन में ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं? तो पूरा ऐतिहासिक का मतलब जो इतिहास से संबंधित, जैसे शिलालेख मिल जाएंगे, ग्रंथ मिल जाएंगे, प्राचीन अवशेष मिल जाएंगे, प्राचीन पुस्तकें मिल जाएगी, तो वो इतिहास में जो लिखा गया था तो वो ऐतिहासिक स्रोत होंगे। क्षेत्रीय स्रोत में हम डायरेक्ट जाकर निरीक्षण करके नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, अनुसूची के माध्यम से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली के माध्यम से कर रहे हैं, व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये क्षेत्रीय स्रोत होंगे। यदि क्वेश्चन आ जाए सामाजिक शोध में तथ्य संकलन के लिए क्षेत्रीय स्रोत कौन कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार आदि इनमें से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठता या से आप क्या समझते हैं? तो वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पक्षता, जैसे हमने पहले भी किया था, मतलब निष्पक्ष होकर बिना अपने विचारों मूल्यों को अध्ययन क्षेत्र से, अध्ययन विषय से अलग रखकर अध्ययन करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। व्यक्तिनिष्ठता क्या होता है? जब अपने विचार मूल्यों को ध्यान में रखकर पक्षपातपूर्ण तरीके से अध्ययन किया जाता है तो वो व्यक्तिनिष्ठ कहलाता है। देखिए, वस्तुनिष्ठता का मतलब निष्पक्ष होकर अध्ययन करना, अपने खुद के विचारों, मूल्यों और आदर्शों को एक तरफ रखकर अध्ययन का कार्य करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है, निष्पक्षता कहलाता है। व्यक्तिनिष्ठता वस्तुनिष्ठता का विपरीत है। सामाजिक शोध और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्ति के आत्मचेतन दृष्टिकोण को व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं। आत्मचेतन दृष्टिकोण कौन सा होगा? मतलब खुद अपने अनुमान के आधार पर, न कि निष्पक्षता के आधार पर, और अपने मूल्यों, आदर्शों के अनुसार अध्ययन करना व्यक्तिनिष्ठता कहलाता है। वस्तुनिष्ठता की परिभाषा प्रोफेसर ग्रीन ने क्या कहा है? वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वस्तुनिष्ठता को परिभाषित कीजिए, वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं, या फिर वस्तुनिष्ठता की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से
प्रमाण का परीक्षण करने, मतलब किसी भी चीज़ को निष्पक्षता से जांचने की इच्छा और योग्यता वस्तुनिष्ठता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के अध्ययन में अंतर बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे वस्तुनिष्ठ अध्ययन में तथ्य प्रधान होता है। तथ्य का मतलब क्या हुआ, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वही प्रधान होता है। और इसमें जबकि वह व्यक्तिनिष्ठता में विचार या भावना प्रधान होती है। इसका मतलब वस्तुनिष्ठता में निष्पक्ष होकर अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यक्तिनिष्ठता में पक्षपातपूर्ण तरीके से अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का महत्व बताइए। तो सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का मतलब निष्पक्षता से हम काम करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा। एक तो अध्ययन जो निष्कर्ष निकलेंगे वो अच्छे होंगे, यथार्थ होंगे, सच्चाई का पता लगाया जाएगा, वास्तविकता का इसमें पता लगाया जाएगा। तो निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए, मतलब सच्चाई पता लगाने के लिए निष्पक्ष बिना किसी का पक्ष लिए निष्कर्षों का पता लगाया जाता है। इसमें सामाजिक घटनाओं के संबंध में सच्चाई का पता लगाना, वास्तविक ज्ञान में वृद्धि करना। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है अपना, सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयां बताइए। सामान्य ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में भ्रम। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का मतलब, वस्तुनिष्ठता में कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आती है कि देखिए, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि व्यक्ति के खुद के मूल्य आदर्श होते हैं, वो भी एक मनुष्य है, और उसे जिस की स्टडी करनी है वो भी मनुष्य है। इसलिए वो कहीं न कहीं आत्मिक रूप से या फिर मानवता के हिसाब से उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो अपने आप को पूरी तरह से तटस्थ नहीं रख पाता। उनके विचार, मूल्य, आदर्श वो कहीं न कहीं शोध को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सामान्य ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में भ्रम, अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ, उसका निजी स्वार्थ भी होता है जिसके कारण वो पक्षपात करता है। बाह्य हितों का हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप भी होता है, और अध्ययन विषय में से संपूर्ण अलगाव संभव नहीं है। मतलब पूरी तरह से अध्ययन विषय से अलग रहना संभव नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो कहीं न कहीं अपने खुद के विचार, मूल्य, आदर्श उसके अंदर जरूर आएंगे। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधनों का वर्णन कीजिए। देखिए, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट आप 2 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो सामाजिक शोध में वस्तु निष्पक्षता के साथ हम काम करें तो हमें क्या करना होगा। एक तो प्रश्नावली और अनुसूची प्रविधियों, मतलब वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करें, हम ये भी लिख सकते हैं। देव निदर्शन का प्रयोग करें, जो निदर्शन प्रणाली है उसके अंदर भी वैज्ञानिक या साधारण देव निदर्शन का हम प्रयोग करेंगे। लॉटरी मेथड वगैरह इसका हम प्रयोग करेंगे। यांत्रिक साधनों का प्रयोग करें, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, साथ साथ में रिकॉर्डिंग हो गई, ताकि सच्चाई का पता चलता रहे और उसमें वस्तुनिष्ठता इसकी। और इसके साथ साथ प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करेंगे। आप सीधा लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करेंगे और यांत्रिक साधनों का इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।